भारत के पूर्वी तट पर बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सुंदरपुर। यह गांव जितना सुंदर था उतनी ही कठिन यहाँ के लोगों की जिंदगी थी। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, मिट्टी से जुड़े हुए। सुबह सूरज उगने से पहले उठना और शाम को ढलने के बाद ही घर लौटना, यही उनकी दिनचर्या थी। खेतों में पसीना बहाते किसान और नदी में जाल फेंकते मछुआरे, बस यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इस सादगी के बीच एक लड़का था जो बाकी सबसे थोड़ा अलग था। उसका नाम था राजू। राजू की उम्र अभी बस 17 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह उस दुनिया को देख रहा हो जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। उसके कपड़े अक्सर मैले होते थे, हाथों में ग्रीस और कालिख लगी होती थी। गांव के लोग उसे अक्सर कबाड़ी कहकर बुलाते थे, और बुलाते भी क्यों ना। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते या नदी में तैरते, राजू गांव के कूड़ेदान में कुछ न कुछ ढूंढता रहता था। कभी कोई पुराना टूटा हुआ रेडियो, कभी साइकिल की जंग लगी चेन, तो कभी फेंकी हुई तांबे की तारें। उसके लिए यह कचरा नहीं था, यह उसका खजाना था। राजू के पिता किशन काका एक गरीब किसान थे। उनकी पीठ समय से पहले ही झुक गई थी, शायद कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ से। वे चाहते थे कि राजू उनके साथ खेत में हाथ बटाए, हल चलाए, लेकिन राजू का मन तो मशीनों में अटका रहता था। एक दोपहर की बात है, गर्मी अपने चरम पर थी। धूप इतनी तेज थी कि नंगे पैर जमीन पर रखना भी मुश्किल था। किशन काका अपने खेत से लौट रहे थे, पसीने से लथपथ। उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में राजू बैठा है। उसके चारों ओर पुराने टिन के डिब्बे, कुछ टूटे हुए बल्ब और तारों का जंजाल फैला हुआ था। वह किसी पुरानी मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा था जो शायद बरसों पहले मर चुकी थी। किशन काका ने माथे से पसीना पोंछा और झुंझलाते हुए बोले, अरे राजू, फिर वही लोहे लक्कड़ लेकर बैठ गया? मैंने तुझे कहा था ना कि खाद की बोरी लानी है दुकान से, और तू यहां इस कचरे के साथ वक्त बर्बाद कर रहा है। गांव वाले ठीक ही कहते हैं, मेरा बेटा पागल हो गया है। राजू ने सिर उठाया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, बापू, यह कचरा नहीं है, यह पुराना रेडियो है जो सरपंच जी ने फेंक दिया था। अगर मैं इसे ठीक कर लूं तो हम इसमें मौसम की खबर सुन सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें अभी भी जान बाकी है, बस एक छोटा सा पुर्जा चाहिए। किशन काका ने एक गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गए। उन्होंने अपनी गमछा उतारकर कंधे पर रखा और बोले, बेटा, इन मरे हुए मशीनों में जान फूंकने से पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए मिट्टी में जान फूंकनी पड़ती है। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सपने देखने की हैसियत नहीं है। यह सब अमीरों के चोंचले हैं। तू यह सब छोड़ और काम पर ध्यान दे, वरना बुढ़ापे में मेरा सहारा कौन बनेगा? राजू चुप रहा। वह अपने पिता का आदर करता था, इसलिए उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसकी उंगलियां अभी भी उस टूटे हुए रेडियो के तारों को जोड़ रही थीं। उसे पता था कि उसके पिता गलत नहीं कह रहे हैं। गरीबी एक ऐसी दीवार है जिसके पार देखना मना है। लेकिन राजू के दिल में एक आवाज थी जो उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। उसे लगता था कि भगवान ने हर चीज किसी न किसी मकसद से बनाई है, यहां तक कि इस कचरे को भी। शाम हो गई। गांव के चौपाल पर बुजुर्ग हुक्का पीते हुए चर्चा कर रहे थे। बात मौसम की चल रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो अक्सर किसी बड़े तूफान का संकेत देती है। पुराने लोग आसमान की तरफ देखकर कह रहे थे कि चिड़ियां बहुत नीचे उड़ रही हैं और चींटियां अपने बिलों से बाहर आ रही हैं। यह अच्छा संकेत नहीं था। सरपंच जी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, मैंने शहर में सुना है कि समुद्र में कोई हलचल है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। हमारा गांव तो मां काली के चरणों में बसा है, यहां कोई मुसीबत नहीं आएगी। सबने उनकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन सबके दिलों में एक अनजाना डर बैठ गया था। रात के खाने के बाद जब सब सो गए, राजू अपनी छोटी सी कोठरी में गया। वहां एक कोने में उसने अपनी दुनिया बसा रखी थी। उसने दिए की टिमटिमाती रोशनी में उस पुराने रेडियो को फिर से खोला। उसने देखा कि रेडियो का एंटीना टूटा हुआ था और बैटरी के तार गल चुके थे। राजू ने अपनी जेब से एक पुराना चम्मच निकाला, जिसे उसने पत्थर पर घिसकर पैना कर लिया था। उसने बड़े ही धैर्य के साथ तारों को छीलना शुरू किया। उसे याद आया कि एक बार स्कूल के मास्टर जी ने कहा था कि तांबा बिजली का अच्छा दोस्त होता है। राजू के पास नई तार खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने एक पुराने जले हुए पंखे की मोटर से तांबे की पतली तारें निकाली थीं। उसने उन तारों को रेडियो के सर्किट से जोड़ा। फिर उसने एक पुरानी साइकिल की घंटी और कुछ चुंबक के टुकड़ों का इस्तेमाल किया। वह जानता था कि यह सब जुगाड़ है,
लेकिन उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद उसने स्विच दबाया। रेडियो से सिर्फ घर घर की आवाज आई, कोई गाना नहीं, कोई खबर नहीं। राजू का दिल बैठ गया। क्या बापू सही कहते थे? क्या वह सच में सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है? उसने रेडियो को हिलाया, उसे थपकी दी, जैसे कोई सोए हुए बच्चे को जगा रहा हो। अचानक उस शोर के बीच एक बहुत ही धीमी आवाज सुनाई दी। वह आवाज साफ नहीं थी, लेकिन राजू के लिए वह किसी संगीत से कम नहीं थी। आवाज कह रही थी, बंगाल की खाड़ी में भारी दबाव, तूफान, सतर्क रहें। राजू उछल पड़ा। उसका जुगाड़ काम कर गया था। वह दौड़ा दौड़ा बाहर आया। बापू, बापू, उठिए! उसने जोर से आवाज लगाई। किशन काका और उसकी मां दोनों घबरा कर उठ गए। क्या हुआ? चोर आया क्या? किशन काका ने लाठी उठाते हुए पूछा। नहीं बापू, रेडियो चल पड़ा, राजू ने उत्साह में कहा। मैंने अभी सुना, एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। खबर में कह रहे थे कि सबको सतर्क रहना चाहिए। किशन काका ने लाठी नीचे रख दी और गुस्से में बोले, अरे तो इसके लिए तूने हमें आधी रात को जगा दिया? एक टूटे रेडियो की घरघराहट को तू खबर समझ रहा है? जा सो जा, और हमें भी सोने दे, सुबह खेत पर जाना है। राजू ने समझाने की कोशिश की। नहीं बापू, सच में। आवाज साफ थी, खतरा है। लेकिन किशन काका ने उसकी एक न सुनी और वापस चादर ओढ़कर लेट गए। राजू की मां ने उसे प्यार से सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, बापू थके हुए हैं, तू भी सो जा, सुबह देखेंगे। सुबह थकी मारी बात, मुखी मनता। राजू वापस अपनी कोठरी में गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। बाहर हवा की सरसराहट तेज होने लगी थी। पेड़ों के पत्तों की आवाज अब डरावनी लग रही थी। राजू रेडियो के पास बैठा रहा, कान लगाकर। सिग्नल बार बार आता और जाता रहा। हर बार खबर और ज्यादा चिंताजनक होती जा रही थी। यह कोई मामूली तूफान नहीं था, यह एक चक्रवात था जो सीधा उनके तट की ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह आसमान का रंग बदल चुका था। वह नीला नहीं, बल्कि गहरा स्लेटी और मटमैला हो गया था। हवा रुक रुक कर तेज झोंकों में चल रही थी। गांव के लोग अपने कामों में लगे थे, लेकिन सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। राजू ने फिर से कोशिश की कि वह लोगों को बताए। वह दौड़कर सरपंच के घर गया। सरपंच जी, तूफान आ रहा है, हमें ऊंची जगह पर जाना चाहिए या पक्के स्कूल में शरण लेनी चाहिए, राजू ने सांस फूलते हुए कहा। सरपंच ने हंसते हुए अपने नौकर से कहा, देखो इसे, यह किशन का पागल लड़का फिर आ गया। अरे राजू, तू अब मौसम विभाग का वैज्ञानिक बन गया क्या? जाकर अपने खिलौनों से खेल। वहां बैठे बाकी लोग भी हंस पड़े। किसी ने कहा, अरे यह तो कबाड़ इकट्ठा करते करते दिमाग से भी कबाड़ हो गया है। राजू का अपमान हुआ, लेकिन उसे अपने अपमान से ज्यादा गांव की चिंता थी। वह जानता था कि जब यह तूफान टकराएगा तो ये कच्ची झोपड़ियां तिनके की तरह उड़ जाएंगी। वह उदास होकर वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कि रामू काका अपनी गायों को बांध रहे थे। उसने उनसे भी कहा, लेकिन सबने उसे अनसुना कर दिया। गांव वालों को अपनी पुरानी मान्यताओं और अपने अनुभव पर इतना भरोसा था कि वे किसी भी चेतावनी को मानने को तैयार नहीं थे। और वैसे भी एक 17 साल के लड़के की बात कौन मानता जो दिन भर कचरे में मुंह मारे रहता हो। दोपहर होते होते मौसम ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। काले बादलों ने सूरज को पूरी तरह निगल लिया था। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। हवा की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि कच्चे घरों के छप्पर फड़फड़ाने लगे। धूल भरी आंधी ने देखना मुश्किल कर दिया था। अब गांव वालों की हंसी गायब हो चुकी थी। जानवर रंभाने लगे थे, कुत्ते रोने लगे थे। प्रकृति चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ बुरा होने वाला है। अचानक बिजली कड़की और साथ ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें इतनी भारी थीं कि टीन की छतों पर पत्थरों की तरह बज रही थीं। कुछ ही देर में गांव की गलियां पानी से भरने लगीं। सुंदरपुर, जो समुद्र तल से ज्यादा ऊंचा नहीं था, पानी के भराव के लिए बहुत संवेदनशील था। राजू अपने घर में बैठा रेडियो को ठीक करने में लगा था, क्योंकि सिग्नल फिर से चला गया था। इस बार सिर्फ एंटीना की समस्या नहीं थी, शायद ट्रांसमीटर ही कहीं दूर खराब हो गया था, या वातावरण में इतनी गड़बड़ी थी कि तरंगें पहुंच नहीं पा रही थीं। उसे पता था कि सही जानकारी के बिना बचना मुश्किल होगा। अगर उन्हें पता चल जाए कि तूफान कब टकराएगा और हवा किस दिशा से आएगी, तो वे जान बचा सकते हैं। शाम होते होते तबाही शुरू हो गई। हवा का एक ऐसा झोंका आया कि सरपंच के घर के पास वाला पुराना बरगद का पेड़ जड़ से उखड़ गया और बिजली के खंभे पर जा गिरा।
पूरे गांव की बिजली गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ बिजली की कड़कड़ाहट में ही कुछ दिखाई दे रहा था। अब लोगों को राजू की बात याद आने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किशन काका घर के अंदर परेशान टहल रहे थे। छत से पानी टपकने लगा था। राजू की मां, सारा अनाज भीग जाएगा, क्या करें? वह चिल्लाए। तभी एक जोरदार आवाज आई और उनके घर का दरवाजा हवा के दबाव से खुल गया। आंधी घर के अंदर घुस आई। दिया बुझ गया। राजू अंधेरे में चिल्लाया, सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, दीवार के कोने में बैठ जाओ। उसने अपनी मां और बापू को घर के सबसे मजबूत कोने में बिठाया। बाहर से बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगीं। कई कच्चे मकान गिर चुके थे। पानी अब घुटनों तक भर गया था और तेजी से बढ़ रहा था। सबसे बड़ा डर यह था कि पास की नदी का बांध न टूट जाए। अगर बांध टूटा तो पूरा सुंदरपुर नक्शे से मिट जाएगा। ऐसे समय में जब सब अपनी जान बचाने की दुआ मांग रहे थे, राजू का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। वह सोच रहा था कि मदद कैसे बुलाई जाए। बिजली नहीं है, फोन के नेटवर्क ठप हो चुके हैं, गांव पूरी दुनिया से कट चुका है, सेना की छावनी यहां से 50 किलोमीटर दूर है। उन्हें कैसे पता चलेगा कि सुंदरपुर डूब रहा है? उसने अपनी कोठरी की तरफ देखा। वहां उसका कबाड़ पड़ा था। उसने सोचा, अगर मैं सुन नहीं सकता तो क्या मैं बोल सकता हूं? उसके दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो पागलपन से कम नहीं था। वह एक ट्रांसमीटर बनाना चाहता था, एक ऐसा यंत्र जो संदेश भेज सके। लेकिन उसके पास न तो बिजली थी, न ही सही उपकरण। उसके पास था तो बस एक पुरानी साइकिल, एक डायनेमो, कुछ तारें और एक कार की पुरानी बैटरी जो उसने पिछले महीने कबाड़ी वाले से बहुत सस्ते में खरीदी थी। और सबसे जरूरी चीज, उसका अटूट विश्वास। राजू ने मन ही मन फैसला किया। उसने अपनी मां के पैर छुए। अंधेरे में मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहा है बेटा? बाहर मौत नाच रही है। मां, मुझे जाना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे बापू का पुराना ट्रैक्टर जो खराब पड़ा है उसके पास जाना है, राजू ने कहा। किशन काका ने गरजते हुए कहा, पागल मत बन, बाहर कदम रखते ही हवा तुझे उड़ा ले जाएगी। लेकिन राजू ने पहली बार अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। उसने एक रस्सी अपनी कमर से बांधी और दूसरा सिरा घर के खंभे से बांध दिया ताकि वह बह न जाए। उसने अपना थैला उठाया जिसमें उसके औजार थे और तूफान के बीच बाहर निकल गया। बाहर का नजारा नरक जैसा था। पानी की लहरें टकरा रही थीं। राजू को हर कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा था। हवा के थपेड़े उसे बार बार गिरा रहे थे। बारिश उसकी आंखों में सुई की तरह चुभ रही थी। वह रेंगते हुए बाढ़ की तरफ बढ़ा जहां उसके पिता का पुराना जंग लगा ट्रैक्टर खड़ा था। वह ट्रैक्टर सालों से नहीं चला था। लेकिन राजू को ट्रैक्टर नहीं चाहिए था। उसे चाहिए थी उसकी ऊंचाई और उसमें लगी एक खास चीज, अल्टरनेटर जो बिजली बना सकता था। राजू जानता था कि उसके पास समय बहुत कम है। पानी का स्तर बढ़ रहा था। अगर बांध टूटा तो उसके पास मुश्किल से 1 घंटा होगा। उसे उस 1 घंटे में कुछ ऐसा बनाना था जो नामुमकिन था। उसे विज्ञान के नियमों को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ना था। उसे कबाड़ से एक चमत्कार पैदा करना था। राजू जब घर की दहलीज पार करके बाहर निकला तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया हो। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। बारिश की बूंदें कोड़ों की तरह उसकी पीठ पर बरस रही थीं। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ बिजली की चमक में उसे रास्ता दिखाई दे रहा था। उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। हर कदम एक जंग की तरह था। वह रेंगते हुए उस शेड की तरफ बढ़ा जहां ट्रैक्टर खड़ा था। वह ट्रैक्टर उसके पिता की जवानी की निशानी था। लेकिन अब वह लोहे का एक ढेर बन चुका था जिस पर जंग की मोटी परत जमी थी। राजू शेड के अंदर पहुंचा, लेकिन यहां भी राहत नहीं थी। टिन की छत का एक हिस्सा उड़ चुका था और बारिश का पानी सीधे इंजन पर गिर रहा था। राजू ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली। उसकी रोशनी कमजोर थी लेकिन काम चलाने लायक थी। उसने ट्रैक्टर के बोनट को खोलने की कोशिश की। वह जाम हो चुका था। राजू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हे बजरंगबली, मुझे शक्ति देना, वह बुदबुदाया। उसने एक लोहे की रॉड उठाई और बोनट के लॉक पर दे मारी। एक जोरदार आवाज के साथ बोनट खुल गया। सामने इंजन का काला पेट था। राजू की नजरें उस अल्टरनेटर को ढूंढ रही थीं जो बिजली पैदा करता है। वह इंजन के निचले हिस्से में एक बेल्ट के साथ कसा हुआ था। राजू ने अपना पाना रेंच निकाला और बोल्ट खोलने लगा, लेकिन जंग ने बोल्ट को लोहे के साथ एक कर दिया था। वह हिल भी नहीं रहा था।
राजू की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। उसका शरीर कांप रहा था। उसने दोबारा जोर लगाया। पाना फिसल गया और उसके हाथ की चमड़ी छिल गई। खून निकलने लगा, लेकिन बारिश के पानी ने उसे तुरंत धो दिया। राजू को दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा और हाथ पर लपेटा। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने बापू का चेहरा याद किया, जो घर के अंदर डरे हुए बैठे थे। उस डर ने उसे नई ताकत दी। उसने पत्थर उठाया और पाने पर चोट मारना शुरू किया। खट खट खट। लोहे की आवाज तूफान के शोर में दब गई। आखिरकार एक बोल्ट घूमा, फिर दूसरा। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद उसने अल्टरनेटर को बाहर निकाल लिया। वह भारी था, बहुत भारी, करीब 10-12 किलो का ठोस लोहा। राजू ने उसे अपनी छाती से लगा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को बचा रही हो। अब उसे वापस घर जाना था। वापसी का रास्ता और भी मुश्किल था, क्योंकि हवा अब उसके चेहरे पर लग रही थी। वह कई बार गिरा। कीचड़ उसके मुंह में चला गया। एक बार तो हवा ने उसे उठाकर बाढ़ की तरफ फेंक दिया। उसके पैर में एक नुकीली लकड़ी लग गई, लेकिन वह रुका नहीं। वह जानता था कि अगर वह रुका तो सब खत्म हो जाएगा। जब वह घर के अंदर वापस पहुंचा तो उसकी हालत देखकर उसकी मां की चीख निकल गई। वह सिर से पैर तक कीचड़ और खून में सना हुआ था। तू जिंदा है, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मां ने उसे गले लगा लिया। किशन काका ने उसे गुस्से और चिंता से देखा। तू पागल हो गया है? जान देने गया था बाहर? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधा अपनी कोठरी में गया। उसने अल्टरनेटर को जमीन पर रखा और अपनी पुरानी साइकिल को घसीट कर बीच में लाया। बापू, मुझे आपकी मदद चाहिए, राजू ने पहली बार अपने पिता को आदेश देने वाले स्वर में कहा। साइकिल को स्टैंड पर खड़ा कीजिए और उसे पकड़ कर रखिए। किशन काका को समझ नहीं आया कि उनका बेटा क्या कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा जुनून था कि वे मना नहीं कर सके। उन्होंने साइकिल को मजबूती से पकड़ लिया। राजू ने काम शुरू किया। उसने साइकिल का पिछला टायर निकाल दिया। अब वहां सिर्फ रिम बचा था। उसने ट्रैक्टर से निकाली हुई पुरानी फैन बेल्ट को साइकिल के रिम पर चढ़ाया और दूसरा सिरा अल्टरनेटर की पुली पर लगाया। यह एक बात देसी जुगाड़ था। जब कोई साइकिल के पैडल मारेगा तो रिम घूमेगा और रिम बेल्ट को घुमाएगा, जिससे अल्टरनेटर तेज गति से घूमेगा और बिजली पैदा होगी। लेकिन सिर्फ बिजली पैदा करना काफी नहीं था, उसे संदेश भेजना था। राजू ने अपनी पुरानी विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि अगर बिजली की चिंगारी स्पार्क को एक खास तरीके से पैदा किया जाए तो वह हवा में तरंगें छोड़ती है। इसे स्पार्क गैप ट्रांसमीटर कहते थे। 100 साल पहले लोग इसी से संदेश भेजते थे। राजू ने उस कार की पुरानी बैटरी को लिया। उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी। उसने तारों का एक जाल बिछाया। उसने एक पुरानी घंटी की कॉइल का इस्तेमाल करके एक ट्रांसफॉर्मर जैसा कुछ बनाया जो वोल्टेज को बढ़ा सके। उसकी मां एक कोने में दिया जलाकर प्रार्थना कर रही थी। बाहर तूफान अब अपने रौद्र रूप में था। घर की दीवारें कांप रही थीं। छत से पानी की धारें गिर रही थीं। बापू, पैडल मारिए, राजू चिल्लाया। किशन काका ने साइकिल के पैडल घुमाना शुरू किया। पहले धीरे, फिर तेजी से। साइकिल की चेन खड़खड़ाने लगी। अल्टरनेटर घूमने लगा। राजू ने तारों को जोड़ा। चट चट चट। एक नीली चिंगारी तारों के बीच कौंधने लगी। एक अजीब सी गंध, ओजोन की गंध, कमरे में फैल गई। और तेज, बापू, और तेज, राजू चिल्लाया। वह खुद तारों के साथ जूझ रहा था। वह एक पुरानी लोहे की छड़ को एंटीना बनाकर छत की तरफ कर रहा था। वह जानता था कि यह बहुत खतरनाक है। अगर उसे करंट लग गया तो वह मर सकता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह किसी को फोन नहीं कर सकता था, कोई आवाज नहीं भेज सकता था। वह सिर्फ शोर भेज सकता था, एक ऐसा शोर जो किसी भी रेडियो पर खर खर की तरह सुनाई देगा। उसे उम्मीद थी कि सेना के पास जो बड़े रेडियो होते हैं वे इस अजीबो गरीब सिग्नल को पकड़ लेंगे। वह एक लय रिदम में तार को छू रहा था। 3 बार छोटा, 3 बार लंबा, 3 बार छोटा। आ बातें जिसमें बहुत सा। यह S.OS सोस था, दुनिया का सबसे पुराना मदद का संदेश। किशन काका पसीने से तरबतर हो गए थे। उनकी सांस फूल रही थी। बेटा, अब नहीं होगा, मैं थक गया हूं, वे हांफते हुए बोले। नहीं बापू, रुकना मत। गांव की जिंदगी आपके पैरों में है। रामू काका, सरपंच जी, स्कूल के बच्चे सब बह जाएंगे अगर हमने मदद नहीं बुलाई। चलाइए बापू। राजू की आवाज में रोना और गुस्सा दोनों था।
पिता ने बेटे की बात सुनी और अपनी बची खुची ताकत झोंक दी। साइकिल का पहिया फिर से तेजी से घूमने लगा, चिंगारियां बड़ी होने लगीं। राजू लगातार सिग्नल भेज रहा था, मार आएंगे, आंख, 2 ओ 2 1। उसे नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी कोशिश, यह चिंगारी इस तूफान की गर्जना के आगे कहीं टिक पाएगी या नहीं। उसे नहीं पता था कि 50 किलोमीटर दूर कोई इसे सुन भी रहा है या नहीं। दृश्य परिवर्तन। सेना की छावनी 50 किलोमीटर दूर, सुंदरपुर से दूर ऊंची पहाड़ी पर स्थित सेना की एक छोटी टुकड़ी का बेस था। यह कर्नल विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ तैनात थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन बंकर के अंदर सब कुछ शांत और व्यवस्थित था। कर्नल विक्रम एक सख्त मिजाज फौजी थे जिन्होंने कई युद्ध देखे थे। रेडियो रूम में हवलदार गुरमीत सिंह हेडफोन लगाए बैठे थे। वे ऊँघ रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से सारे सिग्नल ठप थे। रेडियो पर सिर्फ शू शू की आवाज आ रही थी, जिसे व्हाइट नॉइज कहते हैं। अचानक उस शोर के बीच एक अजीब सी आवाज आई, खर खर खर। गुरमीत की नींद खुल गई। उसने हेडफोन को कस कर दबाया। वह आवाज फिर आई। यह बादलों की गरज नहीं थी, यह बिजली गिरने की आवाज नहीं थी। इसमें एक पैटर्न था, एक लय थी। टिक टिक टिक, 2 2 2, टिक 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 टिक। गुरमीत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत वॉल्यूम बढ़ाया। साहब, कर्नल साहब। वह अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। कर्नल विक्रम, जो नक्शे देख रहे थे, चौंक गए। क्या हुआ गुरमीत, क्यों चिल्ला रहे हो? साहब, आप यह सुनिए, कोई सिग्नल भेज रहा है। गुरमीत ने स्पीकर ऑन कर दिया। पूरे कमरे में वह आवाज गूंजने लगी। यह साफ आवाज नहीं थी, यह बहुत ही फटी हुई, कच्ची और बेसुरी आवाज थी, जैसे कोई 2 पत्थरों को रगड़ रहा हो। लेकिन हर फौजी उस लय को पहचानता था। सॉस सॉस। कर्नल विक्रम की भयं तन गईं। यह कौन सी फ्रीक्वेंसी है? साहब, यह कोई मिलिट्री फ्रीक्वेंसी नहीं है। यह तो ब्रॉडबैंड नॉइज है, जैसे कोई बहुत पुराना स्पार्क ट्रांसमीटर इस्तेमाल कर रहा हो। आजकल यह तकनीक कोई इस्तेमाल नहीं करता। यह तो आजादी से पहले की तकनीक है। गुरमीत ने हैरानी से कहा। सिग्नल कहां से आ रहा है? कर्नल ने पूछा। गुरमीत ने मीटर चेक किया। साहब, दिशा दक्षिण पूर्व की है, समुंदर के किनारे की तरफ से। लेकिन वहां तो कोई बेस नहीं है, वहां तो सिर्फ सुंदरपुर गांव है। कर्नल विक्रम ने नक्शे की तरफ देखा। सुंदरपुर बिल्कुल तट पर था और मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार चक्रवात की आंख, आई ऑफ द स्टॉर्म, उसी तरफ बढ़ रही थी। सर, अगर यह सुंदरपुर से है तो इसका मतलब वहां कोई मुसीबत में है, लेकिन वहां बिजली नहीं है, टावर गिर चुके हैं। कोई वहां से यह सिग्नल कैसे भेज सकता है? एक दूसरे अधिकारी ने शंका जताई। कर्नल विक्रम कुछ देर चुप रहे। वे उस आवाज को ध्यान से सुन रहे थे। उस आवाज में एक जिद थी, वह लगातार आ रही थी, बिना रुके। गुरमीत, कर्नल ने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई मशीन नहीं भेज रही। मशीनें थकती नहीं हैं, लेकिन इस सिग्नल की रफ्तार कम ज्यादा हो रही है, जैसे इसे चलाने वाला इंसान थक रहा हो, फिर कोशिश कर रहा हो। कोई वहां जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। कर्नल ने तुरंत वायरलेस उठाया। अल्फा टीम, तैयार हो जाओ, हमें तुरंत निकलना होगा। सुंदरपुर खतरे में है। लेकिन सर, इस तूफान में हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते, गाड़ियां कीचड़ में फंस जाएंगी, कैप्टन ने कहा। कर्नल ने उसे घूर कर देखा। सुना नहीं तुमने कैप्टन? कोई वहां मदद मांग रहा है। भारतीय सेना पीठ नहीं दिखाती। हम अपनी भारी गाड़ियां, हैवी ट्रक्स लेकर जाएंगे। जो भी हो, हमें वहां पहुंचना है। उस सिग्नल को जवाब दो, उसे पता चलने दो कि हमने सुन लिया है। वापस सुंदरपुर में राजू की हालत खराब हो रही थी। उसके हाथ जल रहे थे। साइकिल की बेल्ट गर्म होकर धुआं दे रही थी। किशन काका अब लगभग बेहोश होने वाले थे। बस बेटा, अब और नहीं। बापू गिर पड़े। साइकिल का पहिया रुक गया। कमरे में अंधेरा छा गया। चिंगारी बुझ गई। राजू रो पड़ा, नहीं बापू, उठिए, बस थोड़ी देर और। तभी अचानक राजू के उस पुराने टूटे रेडियो से, जो अभी तक सिर्फ घरघराहट कर रहा था, एक आवाज आई। वह बहुत ही धीमी थी, लेकिन साफ थी। रोजर दैट, सुंदरपुर, हमने आपका सिग्नल सुन लिया है, हम आ रहे हैं। हिम्मत मत हारना, इंडियन आर्मी आ रही है। राजू सन्न रह गया। उसकी मां ने हाथ जोड़ लिए। किशन काका ने जमीन पर लेटे लेटे ही आंखें खोलीं और मुस्कुराए। राजू रेडियो से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उन्होंने सुन लिया था। उसकी कबाड़ की मशीन ने, उसके बापू की मेहनत ने,
और भगवान की कृपा ने काम कर दिया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सेना ने सुन तो लिया था, लेकिन उन्हें यहां पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। और बाहर पानी का स्तर अब दरवाजे की चौखट तक आ गया था। असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। क्या सेना समय पर पहुंच पाएगी या पानी सब कुछ निगल लेगा? सुंदरपुर से 50 किलोमीटर दूर अंधेरे और तूफान को चीरती हुई भारतीय सेना की 3 भारी भरकम गाड़ियां स्टैलियन ट्रक्स सड़क पर दौड़ रही थीं। हेडलाइट की रोशनी बारिश की मोटी दीवार को भेदने की कोशिश कर रही थी। वाइपर तेजी से चल रहे थे, लेकिन फिर भी सामने का रास्ता देखना मुश्किल था। सबसे आगे वाली गाड़ी में कर्नल विक्रम बैठे थे। उनके चेहरे पर तनाव साफ था। ड्राइवर नायक सूबेदार सिंह स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए था। पहिए कीचड़ में फिसल रहे थे। इंजन जोर लगा रहा था। साहब, आगे का पुल पानी में डूब चुका है, ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। बारिश की आवाज इतनी तेज थी कि गाड़ी के अंदर भी चिल्लाकर बात करनी पड़ रही थी। कर्नल विक्रम ने खिड़की से बाहर झांका। सड़क के ऊपर से गंदा पानी बह रहा था। यह एक छोटा नाला था जो अब नदी बन चुका था। अगर गाड़ी फंसी तो वे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रुकना नहीं है सिंह, कर्नल की आवाज में फौलाद जैसी सख्ती थी। गाड़ी को लो गियर में डालो और निकाल लो। अगर हम रुके तो सैकड़ों जाने जाएंगी। जय हिंद। जय हिंद साहब। ड्राइवर ने गियर बदला। गाड़ी का इंजन दहाड़ा। टायरों ने कीचड़ को उखाड़ फेंका और भारी ट्रक पानी के बीच से निकलने लगा। पानी बम्पर तक आ गया था, लेकिन सेना की मशीन और ड्राइवर का हौसला दोनों ही तूफान से बड़े थे। लेकिन मुसीबतें अभी शुरू हुई थीं। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक विशाल बरगद का पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरा पड़ा है। रास्ता पूरी तरह बंद था। काफिला रुक गया। जवान तुरंत गाड़ियों से नीचे कूदे। उनके हाथों में कुल्हाड़ियां और रस्से थे। बारिश उनके चेहरों पर थप्पड़ मार रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पैर जमाना मुश्किल था। जल्दी करो जवानों, हमारे पास वक्त नहीं है। कर्नल विक्रम भी नीचे उतर आए थे। वे खुद एक रस्सा खींच रहे थे। 20 जवान मिलकर उस भारी पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे थे, जोर लगा के। हैशा! प्रकृति उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वे भारतीय सेना के जवान थे। वे हार मानने वालों में से नहीं थे। करीब 15 मिनट की मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क के किनारे घसीट दिया गया। रास्ता खुल गया। गाड़ियां फिर से दौड़ पड़ी। वापस सुंदरपुर गांव में राजू अभी भी रेडियो के पास बैठा था, लेकिन अब बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। चिंगारी बुझ चुकी थी। बाहर का मंजर अब और भी भयानक हो गया था। पानी अब घर की दहलीज पार कर चुका था। बर्तन पानी में तैर रहे थे। किशन काका चारपाई पर लेटे थे। उनका शरीर बुखार से तप रहा था और थकान से चूर था। मां एक कोने में बैठी रो रही थी। राजू ने रेडियो को चूमे और उसे एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर ऊंची ताक पर रख दिया। उसने अपना काम कर दिया था। अब उसे अपने परिवार को बचाना था। बापू, हमें निकलना होगा। राजू ने पिता के कंधे को झकझोरा। पानी बढ़ रहा है। अगर हम यहां रहे तो डूब जाएंगे। किशन काका ने कमजोर आंखों से देखा। कहां जाएंगे बेटा? बाहर तो मौत है। मंदिर, राजू ने दृढ़ता से कहा। गांव का शिव मंदिर पहाड़ी पर है। वही एक जगह है जो पानी से बची रहेगी। हमें सबको वहीं ले जाना होगा। राजू ने एक पुरानी धोती से अपने पिता को अपनी पीठ पर बांधा। वह दुबला पतला था, लेकिन आज उसमें न जाने कहां से हाथी जैसी ताकत आ गई थी। उसने मां का हाथ पकड़ा और वे बाहर निकले। बाहर हाहाकार मचा हुआ था। कई झोपड़ियां गिर चुकी थीं। लोग छतों पर चढ़े हुए थे, चिल्ला रहे थे। किसी की बकरी बह गई थी। कोई अपने बच्चे को ढूंढ रहा था। अंधेरे में मशालें भी बुझ चुकी थीं। राजू पानी में कमर तक धंसते हुए सरपंच के पक्के मकान की तरफ बढ़ा। सरपंच का घर ऊंचा था, इसलिए अभी वहां पानी नहीं भरा था। कई गांव वाले वहां शरण लिए हुए थे। राजू ने दरवाजा खटखटाया नहीं, बल्कि धक्का देकर खोल दिया। अंदर सरपंच और गांव के बड़े बुजुर्ग डरे हुए बैठे थे। सब लोग मेरी बात सुनो, राजू चिल्लाया। उसकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि सब चुप हो गए। वही राजू जिसे कल तक सब पागल कहते थे, आज नेता की तरह खड़ा था। सेना आ रही है। मैंने उनसे बात की है। राजू ने झूठ नहीं बोला, लेकिन उसने उम्मीद जगाने के लिए बात को थोड़ा बड़ा कर दिया। लेकिन उन्हें आने में वक्त लगेगा और नदी का बांध किसी भी वक्त टूट सकता है। अगर हम यहां रहे तो यह पक्का मकान भी हमें नहीं बचा पाएगा। हमें मंदिर की पहाड़ी पर जाना होगा अभी। सरपंच, जो डर के मारे सुन्न पड़ गए थे, बोले, तू पागल है क्या राजू? इतनी बारिश में इस अंधेरे में पहाड़ी पर कैसे चढ़ेंगे?
औरतें हैं, बच्चे हैं, यहीं रहना सुरक्षित है। राजू आगे बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी। सरपंच काका, यह पानी साधारण बाढ़ नहीं है, यह समुद्र का पानी है। जब बांध टूटेगा तो 10 फीट ऊंची लहर आएगी। क्या यह छत आपको बचा पाएगी? अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो, जिसे मरना है वह यहीं रहे। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक तरफ वह पागल लड़का था और दूसरी तरफ मौत का डर। तभी रामू काका, जो सबसे बुजुर्ग थे, खड़े हुए। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और बोले, लड़का सच कह रहा है। मैंने बचपन में ऐसा तूफान देखा था जो नीचे रहा, वह नहीं बचा। चलो राजू के साथ। राजू ने कमान संभाल ली। उसने नौजवानों को इकट्ठा किया। तुम लोग रस्सियां लो और एक लंबी कतार बनाओ। औरतें और बच्चे बीच में रहेंगे। कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। अगर कोई फिसले तो रस्सा उसे बचा लेगा। एक अजीब सा जुलूस शुरू हुआ। तूफान की गूंज के बीच 100 से ज्यादा लोग भीगे हुए, कांपते हुए उस अंधेरी रात में पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। सबसे आगे राजू था, अपनी पीठ पर बीमार पिता को लादे हुए, हाथ में एक डंडा लिए पानी की गहराई नापते हुए। राजू बार बार पीछे मुड़कर चिल्लाता, हिम्मत मत हारना, मंदिर पास ही है, बस थोड़ा और। हवा उन्हें धक्का दे रही थी, कीचड़ उन्हें नीचे खींच रहा था। एक बूढ़ी अम्मा गिर गईं और पानी के बहाव में बहने लगीं। राजू ने तुरंत छलांग लगाई। उसने पिता का भार संभाले हुए ही अम्मा का हाथ पकड़ लिया और उन्हें खींचकर वापस कतार में लाया। कोई पीछे नहीं छूटेगा, वह गरजा, आज हम सब बचेंगे या सब मरेंगे। वे धीरे धीरे पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। पत्थरों पर पैर फिसल रहे थे, कांटों से पैर लहूलुहान हो रहे थे, लेकिन राजू का जोश कम नहीं हुआ। वह हर किसी को नाम लेकर पुकार रहा था, हौसला दे रहा था। जैसे ही आखिरी इंसान पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुंचा, एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। धड़ाम, एक तो 1000। यह बिजली की आवाज नहीं थी, यह कुछ और था। ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो। बांध टूट गया। किसी ने चीख कर कहा। नीचे अंधेरे में एक सफेद झाग वाली दीवार आती हुई दिखाई दी। पानी का सैलाब, वह किसी भूखे राक्षस की तरह गांव की तरफ बढ़ा। देखते ही देखते जिन घरों को उन्होंने अभी छोड़ा था, वे तिनकों की तरह बिखर गए। सरपंच का पक्का मकान, जहां वे छिपे थे, एक ही झटके में मलबे में बदल गया और पानी में समा गया। अगर वे वहां होते तो अब तक सब मर चुके होते। ऊपर पहाड़ी पर खड़े लोग थर थर कांप रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने घरों, अपनी यादों, अपनी पूरी दुनिया को डूबते हुए देखा। औरतें दहाड़े मार कर रोने लगीं। राजू ने अपने पिता को मंदिर के चबूतरे पर सुलाया। वह खुद भी बुरी तरह थक चुका था। उसके घुटने छिल गए थे, कंधे दुख रहे थे, लेकिन वह जानता था कि खतरा अभी टला नहीं है। मंदिर छोटा था और लोग ज्यादा थे। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। ठंड से लोग अकड़ रहे थे। लकड़ी इकट्ठा करो, राजू ने फिर आदेश दिया। मंदिर के अंदर जो भी सूखा है उसे जलाओ। हमें आग चाहिए, नहीं तो ठंड हमें मार देगी। पुजारी जी ने, जो मंदिर के कोने में दुबके हुए थे, पहले तो मना किया। मंदिर की चीजें जलाना पाप है। राजू उनके पास गया। उसने हाथ जोड़े, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। पुजारी जी, भगवान इंसानों में बसते हैं, लकड़ी में नहीं। अगर आज इंसान बच गए तो मंदिर फिर बन जाएगा, लेकिन अगर इंसान मर गए तो पूजा कौन करेगा? पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने खुद मंदिर के पुराने लकड़ी के दरवाजे की तरफ इशारा किया। इसे तोड़ लो बेटा। मंदिर के बीचों बीच आग जलाई गई। लोग उसके चारों ओर सिमट गए। आग की गर्मी ने उन्हें थोड़ी राहत दी। वे सब राजू की तरफ देख रहे थे। वह लड़का जिसे कल तक कोई पूछता नहीं था, आज उनका मसीहा बन गया था। लेकिन राजू की नजरें अभी भी उस अंधेरे रास्ते की तरफ थीं, जहां से सेना को आना था। वे आएंगे, उसने खुद से कहा। उन्होंने वादा किया है, वे आएंगे। दृश्य, सेना का काफिला सुंदरपुर से 10 किलोमीटर दूर। गाड़ियां अब और धीमी हो गई थीं। पानी का स्तर सड़क पर कमर तक आ गया था। एक जगह सड़क पूरी तरह बह चुकी थी। कर्नल विक्रम गाड़ी से नीचे उतरे। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा, आगे 10 फीट चौड़ा गड्ढा था, जिसके नीचे तेज पानी बह रहा था। गाड़ियां इसे पार नहीं कर सकती थीं। सब नीचे उतरो, कर्नल ने आदेश दिया। सर, अब क्या करें? गाड़ियां आगे नहीं जा सकती, कैप्टन ने पूछा। कर्नल विक्रम ने अपनी घड़ी देखी। रात के 3 बज रहे थे। हम पैदल जाएंगे। इन्फ्लेटेबल बोट्स, हवा वाली रबर की नावें निकालो।
हम उन्हें पीठ पर लाद कर ले जाएंगे। जैसे ही पानी गहरा होगा हम नावों का इस्तेमाल करेंगे। 10 किलोमीटर सर, इस तूफान में, और नावों का वजन, एक जवान ने दबी जुबान में कहा। कर्नल विक्रम ने उस जवान की आंखों में देखा। सैनिक, उस सिग्नल को याद करो, वह टिक टिक की आवाज। कोई वहां अपनी आखिरी उम्मीद हम पर टिकाए बैठा है। अगर हम नहीं पहुंचे तो वे सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। क्या थकान उस उम्मीद से बड़ी है? नहीं सर, पूरी टुकड़ी एक साथ चिल्लाई। तो उठाओ सामान, चलो सुंदरपुर। जवानों ने भारी नावें, रस्सियां और मेडिकल किट अपनी पीठ पर लाद लीं। वे उस तूफानी रात में पैदल ही निकल पड़े। कीचड़, सांप, टूटे हुए पेड़, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। वे भारतीय सेना के जवान थे और वे अपनी जनता को बचाने आ रहे थे। उधर मंदिर में आग धीरे धीरे बुझ रही थी। लकड़ियां खत्म हो रही थीं। बच्चों का रोना फिर शुरू हो गया था। भूख और प्यास सताने लगी थी। राजू मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। बुखार चढ़ रहा था। उसे चक्कर आ रहे थे। क्या मैंने झूठ बोला? उसने सोचा। क्या वे सच में आएंगे या वह आवाज मेरे दिमाग का वहम थी? तभी दूर अंधेरे में उसे एक रोशनी दिखाई दी, बहुत हल्की सी, जुगनू जैसी। उसने अपनी आंखें मसलीं। रोशनी फिर दिखी, और फिर एक नहीं, 2, 3, 4। यह टॉर्च की रोशनी थी। राजू खड़ा हो गया। उसके पैरों में फिर से जान आ गई। वह बारिश में बाहर भागा और जोर से चिल्लाया, वो आ गए, वो आ गए। पहाड़ी के नीचे, पानी के सैलाब के बीच, रबर की नावों पर सवार होकर देवदूतों की तरह भारतीय सेना के जवान आ रहे थे। उनकी वर्दियों पर कीचड़ था, चेहरे थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। कर्नल विक्रम ने दूर पहाड़ी पर जलती हुई आग देखी। उन्होंने माइक पर कहा, टीम, टारगेट दिख गया है। वे लोग मंदिर पर हैं, रेस्क्यू शुरू करो। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। भारतीय सेना की रबर की नावें, इन्फ्लेटेबल बोट्स, तूफानी लहरों पर किसी तरह खुद को संभाले हुए थीं। पानी का बहाव इतना तेज था कि नावों के इंजन पूरी ताकत लगाने के बावजूद स्थिर नहीं रह पा रहे थे। कर्नल विक्रम सबसे पहले पानी में कूदे। पानी उनकी छाती तक था और बहाव उन्हें गिराने की कोशिश कर रहा था। उनके पीछे 10 और जवान कूदे। उनके हाथों में रस्सियां और टॉर्च थीं। सब लोग पीछे हटो, लाइन बनाओ। कर्नल की आवाज बादलों की गरज से भी तेज थी। मंदिर के चबूतरे पर खड़े गांव वाले उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे साक्षात भगवान विष्णु अपने वाहन पर बैठकर आए हों। औरतें रो रही थीं, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। राजू, जो अब तक निढाल होकर बैठा था, कर्नल को देखते ही खड़ा हो गया। वह लंगड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा। साहब, राजू चिल्लाया। कर्नल विक्रम ने टॉर्च की रोशनी उस लड़के के चेहरे पर डाली। कीचड़ से सना चेहरा, फटे हुए कपड़े, खून से लथपथ हाथ, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। कर्नल समझ गए, ये वही है। तुम ही हो जिसने सिग्नल भेजा था? कर्नल ने पूछा। जी साहब, मैं राजू हूं, उसने हाँफते हुए कहा। मेरे बापू और गांव के लोग ऊपर फंसे हैं। कर्नल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ भारी और भरोसा देने वाला था। तुमने बहुत अच्छा काम किया जवान, अब आराम करो। अब यह हमारी लड़ाई है। लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। कर्नल ने ऊपर देखा। मंदिर का चबूतरा पानी से सिर्फ 3-4 फीट ऊपर बचा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि मंदिर की नींव, जो मिट्टी पर बनी थी, पानी के तेज बहाव से कट रही थी। मंदिर कभी भी ढह सकता था। कैप्टन, जल्दी करो, औरतों और बच्चों को पहले नाव में चढ़ाओ, कर्नल ने आदेश दिया। जवानों ने एक मानव श्रृंखला, ह्यूमन चेन बनाई। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर पानी के बीच में खड़े हो गए ताकि लोग उसे पकड़कर नाव तक पहुंच सकें। पहले खेप में कुछ महिलाओं और बच्चों को नाव में बैठाया गया। नाव हिचकोले खाती हुई पानी के बीच से निकली और थोड़ी दूर सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़ गई। लेकिन समस्या तब आई जब बुजुर्गों और घायलों की बारी आई। किशन काका को ले जाने के लिए 2 जवान ऊपर आए। उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन किशन काका दर्द से कराह उठे। उनका पैर शायद टूट चुका था और वे बुखार से तप रहे थे। साहब, पानी का बहाव बहुत तेज है। अगर हम इन्हें कंधे पर ले गए और पैर फिसल गया तो ये बह जाएंगे, एक जवान ने चिंतित होकर कहा। तभी एक जोरदार आवाज आई, कड़कड़ कड़। मंदिर का पिछला हिस्सा, जहां शिव जी की मूर्ति थी, थोड़ा सा झुक गया।
एक बड़ा पत्थर टूटकर पानी में गिर गया। लोग चीखने लगे, मंदिर गिर रहा है, जल्दी करो। सरपंच चिल्लाया। कर्नल विक्रम का माथा ठनका। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि एक एक करके सबको कंधों पर ले जाएं, और नावें सीढ़ियों के पास नहीं आ सकती थीं, क्योंकि वहां मलबे के नुकीले पत्थर थे जो रबर की नाव को फाड़ सकते थे। नावें करीब 20 मीटर दूर एक मजबूत पेड़ के सहारे बंधी थीं। 20 मीटर, यह दूरी कम थी, लेकिन इस तूफान में यह मौत का फासला था। राजू यह सब देख रहा था। उसका दिमाग, जो थकान से सुन्न हो चुका था, फिर से एक मशीन की तरह काम करने लगा। उसने देखा कि जवान रस्सियों से जूझ रहे हैं। उसने देखा कि मंदिर ऊंचाई पर है और नावें नीचे हैं। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। राजू कर्नल के पास गया। साहब, ऐसे नहीं होगा। अगर हम उन्हें पानी में उतारेंगे तो वे डूब जाएंगे। हमें उन्हें हवा के रास्ते भेजना होगा। कर्नल ने उसे हैरानी से देखा। हवा के रास्ते? हेलीकॉप्टर नहीं आ सकता राजू। हेलीकॉप्टर नहीं साहब, उड़न खटोला, रोपवे। राजू ने मंदिर के विशाल घंटे की तरफ इशारा किया, जो एक मजबूत लोहे के बीम पर लटका हुआ था। वह बीम मजबूत है और आपकी नाव नीचे उस पेड़ के पास है। अगर हम यहां से एक मजबूत रस्सी वहां तक बांध दें तो ढलान स्लोप बनेगी। हम बापू और बाकी सबको उस रस्सी पर सरकाकर नाव तक भेज सकते हैं। कर्नल विक्रम एक पल के लिए रुके। उन्होंने स्थिति का आकलन किया। लड़का सही कह रहा था। पानी में उतरना जोखिम भरा था, लेकिन हवा में रस्सी के सहारे भेजना तेज और सुरक्षित हो सकता था। इसे फौज में जिप लाइन रेस्क्यू कहते हैं, लेकिन एक गांव का लड़का इसे इतनी जल्दी सोच लेगा, यह उन्होंने नहीं सोचा था। तुम्हें यकीन है कि वह बीम भार उठा लेगा? कर्नल ने पूछा। वह 100 साल पुराना है साहब, और उस पर 5 मन का घंटा लटका है। वह नहीं टूटेगा, बस रस्सी मजबूत होनी चाहिए, राजू ने आत्मविश्वास से कहा। कर्नल मुस्कुराए। जवानों, अपनी क्लाइंबिंग रोप निकालो, हमें एक जिपलाइन बनानी है। राजू, तुम मुझे एंगल बताओ। अचानक मंदिर का माहौल बदल गया। जो लोग अभी तक मौत का इंतजार कर रहे थे, अब वे एक चमत्कार होते देख रहे थे। जवानों ने फुर्ती से काम शुरू किया। उन्होंने एक मोटी नायलॉन की रस्सी निकाली। राजू ने निर्देश देना शुरू किया। वहां नहीं, उस पिलर पर बांधिए, वह पत्थर का है, हिलेगा नहीं, वह चिल्लाया। एक फौजी ने उसकी बात मानी और रस्सी को पिलर से बांध दिया। रस्सी का दूसरा सिरा नीचे नाव पर खड़े जवानों की तरफ फेंका गया। उन्होंने उसे उस मजबूत बरगद के पेड़ के तने से कस दिया। अब मंदिर से नाव तक पानी के ऊपर से होती हुई एक तनी हुई रस्सी बंध गई थी। लेकिन लोगों को उस पर लटकाएंगे कैसे? साहब, यह लीजिए। राजू मंदिर के भंडार गृह से एक बड़ा लोहे का टोकरा क्रेट घसीट लाया, जिसमें अक्सर प्रसाद के बर्तन रखे जाते थे। यह मजबूत है, इसके हैंडल में हम अपनी बेल्ट फंसा सकते हैं। जवानों ने अपने कैराबिनर जोक का इस्तेमाल करके टोकरे को मुख्य रस्सी से लटका दिया। एक देसी केबल कार तैयार थी। सबसे पहले किसे? कर्नल ने पूछा। मेरे बापू, राजू ने कहा। किशन काका डर रहे थे। बेटा, मुझे इस टोकरी में। बापू, डरिए मत, आंखें बंद कर लीजिए। जब आप आंखें खोलेंगे आप सुरक्षित होंगे। राजू ने उनके माथे को चूमा। जवानों ने किशन काका को टोकरे में बिठाया और उसे रस्सियों से सुरक्षित कर दिया। छोड़ो, कर्नल ने आदेश दिया। टोकरी रस्सी पर सरकती हुई नीचे की तरफ गई। सर्रर्र। नीचे पानी उफान मार रहा था, मगर टोकरी हवा में तैरती हुई लहरों से सिर्फ 2 फीट ऊपर सुरक्षित रूप से नाव की तरफ बढ़ गई। नीचे खड़े जवानों ने उसे थाम लिया और किशन काका को सुरक्षित नाव में उतार लिया। मंदिर में खड़े लोगों ने तालियां बजाईं। जय भोलेनाथ, जय हिंद के नारे गूंजने लगे। अब काम तेज हो गया। एक के बाद एक, बूढ़ी अम्मा, घायल रामू काका, गर्भवती महिला, सबको उस उड़न खटोले के जरिए पार कराया जाने लगा। राजू और कर्नल विक्रम कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। राजू लोगों को टोकरी में बिठाता और कर्नल सुरक्षा की जांच करते। बारिश अभी भी बरस रही थी, लेकिन अब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। अचानक जब आधे लोग निकल चुके थे, एक बड़ा झटका लगा। मंदिर का एक और कोना ढह गया। जिस पिलर पर रस्सी बंधी थी वह हिल गया। रस्सी ढीली पड़ गई। अगली टोकरी, जिसमें सरपंच जी बैठे थे, बीच रास्ते में अटक गई। रस्सी ढीली होने के कारण टोकरी पानी के बहुत करीब आ गई। लहरें सरपंच जी के पैरों को छूने लगीं। वे चिल्लाने लगे, बचाओ, बचाओ, रस्सी टाइट करो।
कर्नल चिल्लाए। नीचे जवान पेड़ पर बंधी रस्सी खींच रहे थे, लेकिन ऊपर पिलर अपनी जगह छोड़ रहा था। अगर पिलर टूटा तो रस्सी के साथ सरपंच जी भी बह जाएंगे। राजू, पिलर को सहारा देना होगा, कर्नल ने कहा। राजू ने इधर उधर देखा। उसे कोई लकड़ी या लोहे की छड़ नहीं दिखी। पिलर धीरे धीरे झुक रहा था। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। राजू खुद पिलर की तरफ दौड़ा। वह पिलर और दीवार के बीच की जगह में घुस गया और अपनी पीठ पिलर से लगा दी। उसने अपने पैरों को जमीन में जमाया और अपनी पूरी ताकत से पिलर को पीछे की तरफ धकेला। आह है, वह चिल्लाया। उसका छोटा सा शरीर उस भारी पत्थर के पिलर का भार रोक रहा था। राजू, यह पागलपन है, तुम कुचल जाओगे। कर्नल ने उसे खींचने की कोशिश की। नहीं साहब, सरपंच काका को निकलने दीजिए, मैं इसे रोक लूंगा। राजू का चेहरा लाल हो गया था। उसकी गर्दन की नसें फूल गई थीं। पिलर का खुरदरा पत्थर उसकी पीठ की चमड़ी छील रहा था। उसके धक्के से पिलर थोड़ा सीधा हुआ। रस्सी में फिर से तनाव, टेंशन आ गया। खींचो, जल्दी खींचो, राजू दर्द से कराहते हुए चिल्लाया। नीचे जवानों ने मौका देखा और रस्सी को खींचा। सरकती हुई टोकरी सरपंच जी को लेकर सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। जैसे ही सरपंच जी उतरे, राजू की ताकत जवाब दी गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। पिलर फिर से झुक गया, लेकिन अब रस्सी पर कोई नहीं था। कर्नल विक्रम ने दौड़कर राजू को उठाया। शाबाश शेर, शाबाश। अब मंदिर पर सिर्फ कर्नल, राजू और 4 जवान बचे थे। अब तुम्हारी बारी है राजू, कर्नल ने कहा। जाओ। नहीं साहब, पहले आप और आपके जवान। कैप्टन हमेशा आखिर में जाता है, यह मैंने फिल्मों में देखा है। राजू ने मुस्कुराने की कोशिश की, हालांकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। कर्नल विक्रम हंस पड़े। इस भयानक तूफान के बीच मौत के मुहाने पर खड़े होकर उन्हें इस लड़के की मासूमियत और बहादुरी पर प्यार आ गया। बेटा, फिल्म और हकीकत में फर्क होता है, लेकिन आज तुमने जो किया है वह किसी फिल्म हीरो से कम नहीं है। ठीक है, हम साथ जाएंगे। उन्होंने रस्सी को एक आखिरी बार चेक किया। पिलर अब बहुत खतरनाक स्थिति में था। कूदो, कर्नल ने कहा। उन्होंने राजू को अपनी गोद में नहीं बल्कि अपनी पीठ पर लाद लिया। कर्नल ने अपनी बेल्ट का हुक रस्सी में फंसाया। कसकर पकड़ना राजू। कर्नल ने जमीन छोड़ी। वे दोनों हवा में झूल गए। सर्रर्रा। वे तेजी से नीचे की तरफ सरके। उनके ठीक पीछे एक गगनभेदी आवाज आई। वह पिलर जिसे राजू ने अब तक रोके रखा था, उखड़ गया। उसके साथ ही मंदिर की पूरी छत भरभरा कर गिर पड़ी। अगर वे 1 सेकंड भी देर करते तो मलबे के नीचे दब गए होते। कर्नल और राजू सुरक्षित रूप से नाव पर लैंड हुए। जवानों ने उन्हें थाम लिया। जल्दी इंजन स्टार्ट करो, यहां से निकलो, कर्नल ने चिल्लाया। नावों के इंजन दहाड़े। वे गिरते हुए मंदिर और डूबते हुए गांव से दूर गहरे पानी की तरफ बढ़ गए। राजू ने नाव के किनारे से पीछे मुड़कर देखा। उसका गांव, उसका घर, उसका वह छोटा सा कमरा जहां उसने न जाने कितने रातें कबाड़ से मशीनें बनाने में बिताई थीं, सब कुछ पानी में समा चुका था। वहां अब सिर्फ भंवर था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सब कुछ खो दिया था। किशन काका ने, जो नाव के दूसरे कोने में बैठे थे, बेटे को रोते देख लिया। वे खिसकते हुए पास आए और राजू का हाथ थाम लिया। रो मत बेटा। किशन काका की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अब एक नई इज्जत थी। घर टूटा है, हौसला नहीं। आज तूने साबित कर दिया कि तेरा वह कबाड़ नहीं था, वह हमारी जिंदगी थी। तू पागल नहीं है राजू, तू तो भगवान का वरदान है। राजू ने पिता के सीने से सिर लगा लिया। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। कर्नल विक्रम, जो वायरलेस पर हेडक्वार्टर को रिपोर्ट कर रहे थे, एक पल के लिए रुके। उन्होंने राजू को देखा। उनके दिमाग में एक नया प्लान बन रहा था। यह लड़का जिसने कबाड़ से ट्रांसमीटर बनाया, जिसने फिजिक्स के नियमों का इस्तेमाल करके जिपलाइन सोची और जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना पिलर को रोका, यह लड़का यहां कीचड़ में रहने के लिए नहीं बना है। मिशन पूरा हुआ, कर्नल ने वायरलेस पर कहा। सभी नागरिक सुरक्षित हैं और मुझे एक हीरा मिला है। ओवर। नावें सुरक्षित जमीन की तरफ बढ़ रही थीं। अंधेरी रात अब खत्म होने वाली थी। पूरब दिशा में बादलों के पीछे से एक बहुत हल्की सी रोशनी फूटने की कोशिश कर रही थी। एक नई सुबह का इशारा। लेकिन राजू की कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस एक शुरुआत थी। उसका असली सफर, गांव के कबाड़ी से देश के वैज्ञानिक बनने का सफर, अब शुरू होने वाला था। तूफान थम चुका था। जिस आसमान ने कल रात मौत बरसाई थी,
आज वही आसमान साफ और नीला था, लेकिन उस नीले आसमान के नीचे सब कुछ बर्बाद हो चुका था। सुंदरपुर गांव अब नक्शे पर नहीं था। वहां सिर्फ कीचड़, उखड़े हुए पेड़ और मलबे का ढेर बचा था। वो घर, वो गलियां, वो यादें सब पानी में बह गई थीं। करीब 15 किलोमीटर दूर सरकार ने एक बड़े इंटर कॉलेज को राहत शिविर रिलीफ कैंप में बदल दिया था। स्कूल के मैदान में बड़े बड़े तंबू गाड़े गए थे। हर तरफ चीख पुकार और रोने की आवाजें थीं। किसी का बेटा खो गया था, किसी की पत्नी नहीं मिल रही थी। लोग गीले कपड़ों में ठिठुर रहे थे और हवा में फिनाइल और गीली मिट्टी की गंध मिली हुई थी। राजू स्कूल के बरामदे में एक कोने में बैठा था। उसके घुटने छाती से लगे हुए थे और नजरें शून्य में थीं। उसके बदन पर अब सूखे कपड़े थे जो किसी दान देने वाली संस्था ने दिए थे, लेकिन वे कपड़े उसे बहुत बड़े हो रहे थे। उसके हाथ, जो कल रात तक मशीनों की तरह चल रहे थे, आज बेजान पड़े थे। उन हाथों पर जगह जगह पट्टियां बंधी थीं। उसके बगल में किशन काका लेटे थे। उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। मां उनके सिरहाने बैठी पंखा झल रही थी। सब चला गया, किशन काका ने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी आंखों से आंसू बहकर कानों की तरफ जा रहे थे। पुरखों की जमीन, घर, गाय, बछड़े सब चला गया। अब हम क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? मां ने उनके आंसू पोंछे। जान बची है, यही बहुत है। और देखो, हमारा राजू सही सलामत है। अगर कल यह ना होता तो आज हम इस दुनिया में ही ना होते। किशन काका ने करवट बदली और राजू की तरफ देखा। कल रात के उस शेर को अब एक सहमे हुए बच्चे की तरह बैठे देख उनका दिल भर आया। तभी भीड़ में हलचल हुई। रामू काका, जो अब लाठी के सहारे चल रहे थे, लंगड़ाते हुए वहां आए। उनके हाथ में प्लास्टिक के गिलास में गर्म चाय थी। उनके पीछे सरपंच जी और कुछ और गांव वाले थे। रामू काका ने चाय का गिलास राजू की तरफ बढ़ाया। ले बेटा, चाय पी ले। राजू ने सिर उठाया। नहीं काका, आप पी लीजिए। पी ले। रामू काका की आवाज भारी हो गई। यह चाय नहीं, हमारा आशीर्वाद है। कल रात तूने हमें मौत के मुंह से खींचा है। अगर तू ना होता तो आज मेरी लाश किसी नाले में पड़ी होती। सरपंच जी, जो हमेशा राजू का मजाक उड़ाते थे, आगे आए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और राजू के सामने रख दी। राजू घबरा गया। उसने तुरंत पगड़ी उठाई और सरपंच जी के हाथ में दी। ये क्या कर रहे हैं आप बड़े हैं, राजू ने कहा। सरपंच जी की आंखें झुकी हुई थीं। बड़ा मैं उम्र में हूं बेटा, लेकिन कद में तू कल रात हम सबसे बड़ा हो गया। हमने तुझे पागल कहा, कबाड़ी कहा, हमें माफ कर दे। तूने साबित कर दिया कि असली पागलपन हम में था, जो हमने तेरे हुनर को नहीं पहचाना। आसपास बैठे लोग भी जमा हो गए। औरतें राजू के सिर पर हाथ फेर रही थीं। बच्चे उसे दूर से ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई सुपर हीरो हो। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उसे यह इज्जत नहीं चाहिए थी, उसे बस अपना घर वापस चाहिए था। उसे अपना वो छोटा सा कोठरी वाला वर्कशॉप चाहिए था, जहां वह सुकून से अपनी मशीनों के साथ रहता था। दोपहर हो गई। राहत शिविर के गेट पर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। यह सामान्य गाड़ी नहीं थी। यह एक भारी भरकम फौजी जीप जिप्सी थी। उसका इंजन शेर की तरह दहाड़ रहा था। गाड़ी पर भारतीय सेना का झंडा लगा था। भीड़ अपने आप किनारे हो गई। जीप का दरवाजा खुला और उसमें से कर्नल विक्रम सिंह उतरे। वे अपनी पूरी वर्दी में थे। कड़क इस्त्री की हुई वर्दी, चमकते हुए बूट और सीने पर मेडल। उनके साथ 2 सशस्त्र जवान भी थे। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। फौज आई है, साहब आए हैं। कर्नल विक्रम ने अपनी काली चश्मा उतारी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। वे किसी अधिकारी या नेता को नहीं ढूंढ रहे थे। उनकी नजरें भीड़ को चीरती हुई उस कोने में गईं जहां राजू बैठा था। कर्नल सीधे उधर चले। उनके जूतों की ठक खक की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। राजू ने कर्नल को आते देखा। वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने वैसे ही हाथ जोड़ लिए जैसे गांव के लोग पुलिस या अफसरों को देखकर करते हैं। कर्नल विक्रम उसके सामने आकर रुक गए। वे राजू से काफी लंबे और चौड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नरम चमक थी। जय हिंद राजू, कर्नल ने सख्त फौजी लहजे में नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह कहा। राजू थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, जय हिंद साहब। कर्नल ने किशन काका की तरफ देखा। बाबा, कैसे हैं आप? किशन काका ने लेटे लेटे ही हाथ जोड़े। आपकी मेहरबानी से जिंदा हैं साहब, आप भगवान बनकर आए थे। कर्नल ने सिर हिलाया। नहीं बाबा, भगवान हम नहीं, भगवान ने इस लड़के को भेजा था। हम तो बस इसके बुलावे पर आए थे। फिर कर्नल राजू की तरफ मुड़े।
उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। राजू, कल रात मैंने हेडक्वार्टर में अपनी रिपोर्ट भेजी। मैंने उन्हें बताया कि कैसे एक लड़के ने, जिसके पास न डिग्री है न ट्रेनिंग, कबाड़ से ट्रांसमीटर बनाया और एक पूरे गांव को बचा लिया। मेरे सीनियर ऑफिसर यकीन नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा मैं कहानी सुना रहा हूं। राजू चुपचाप सुनता रहा, लेकिन कर्नल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन्हें वह रिकॉर्डिंग सुनाई जो हमारे ऑपरेटर ने रिकॉर्ड की थी, वह टिक टिक की आवाज, और मैंने उन्हें उस जिपलाइन के बारे में बताया। जानते हो उन्होंने क्या कहा? राजू ने ना में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि ऐसे दिमाग को कीचड़ में नहीं, आसमान में होना चाहिए। कर्नल ने लिफाफा राजू के हाथ में थमा दिया। यह तुम्हारे लिए है। राजू ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक सरकारी चिट्ठी थी। वह उसे पढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वह अंग्रेजी में थी। यह क्या है साहब? राजू ने पूछा। यह एक नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर है, कर्नल ने गर्व से कहा। भारतीय सेना के तकनीकी अनुसंधान विंग, टेक्निकल रिसर्च विंग में एक जूनियर ट्रेनी के तौर पर। यह कोई नौकरी नहीं है राजू, यह एक मौका है। वहां तुम्हें कचरा नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन मशीनें मिलेंगी। तुम सीखोगे, बनाओगे और देश की सेवा करोगे। और हां, तुम्हारी पढ़ाई और ट्रेनिंग का पूरा खर्चा फौज उठाएगी। राजू सन्न रह गया। यह सपना तो उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। सेना, मशीनें, ट्रेनिंग और मेरे मां, बापू? राजू ने तुरंत पूछा। हमारा घर टूट गया है साहब, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं? कर्नल को पता था कि राजू यही पूछेगा। सरकार ने सुंदरपुर के विस्थापितों के लिए पक्के मकान बनाने का ऐलान किया है। जब तक घर नहीं बनते, यूं ज्यादा जारा लेकर के साथ उसार करने में आज घर में पक्के मकान बनाने के साथ तुम्हारे माता पिता को सेना के गेस्ट हाउस में रखा जाएगा। उनका इलाज, खाना पीना सब हमारी जिम्मेदारी। तुम देश की फिक्र करो, तुम्हारे परिवार की फिक्र हम करेंगे। किशन काका, जो यह सब सुन रहे थे, रो पड़े। उन्होंने राजू का हाथ पकड़ा और उसे कर्नल की तरफ धकेल दिया। जा बेटा, किशन काका की आवाज भर्रा गई। जा, मैंने तुझे हल पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने तेरे हाथों में औजार दिए हैं। यह तेरी जगह नहीं है, तेरी जगह वहां है जहां साहब कह रहे हैं। राजू अपनी मां की तरफ मुड़ा। मां रो रही थी, लेकिन उन्होंने भी सिर हिलाया। जा मेरे लाल, दुनिया को दिखा दे कि मेरा राजू क्या कर सकता है। राजू की आंखों से आंसू बह निकले। यह खुशी के आंसू थे या बिछड़ने के गम के, कहना मुश्किल था। उसने झुककर कर्नल के पैर छूने की कोशिश की। कर्नल ने उसे बीच में ही रोक लिया और उसे गले लगा लिया। एक फौजी अफसर और एक गांव का लड़का, दोनों के बीच की दीवार गिर चुकी थी। तैयारी के लिए वक्त नहीं है जवान, कर्नल ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। गाड़ी तैयार है, चलो। राजू के पास कोई सामान नहीं था। उसका सब कुछ तो तूफान ले गया था। उसके पास सिर्फ वो कपड़े थे जो उसने पहने थे और वो हुनर जो उसके दिमाग में था। वह जीप की तरफ बढ़ा। पूरा राहत शिविर उसे देख रहा था। कल का पागल कबाड़ी आज फौज की गाड़ी में बैठकर जा रहा था। बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआएं दे रहे थे। राजू जीप की पिछली सीट पर बैठा। इंजन स्टार्ट हुआ। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, राजू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां और बापू गेट पर खड़े थे। वे छोटे होते जा रहे थे। राहत शिविर, टूटा हुआ गांव, सब पीछे छूट रहा था। उसने अपनी मुट्ठी को देखा। उसमें अभी भी थोड़ा सा ग्रीस लगा हुआ था। उसने मन ही मन वादा किया, मैं वापस आऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं, मैं कुछ बनकर आऊंगा। जीप धूल उड़ाती हुई हाईवे पर चढ़ गई और क्षितिज की तरफ बढ़ गई। एक नया सूरज ढल रहा था, लेकिन राजू के जीवन का सूरज अभी उग रहा था। कुछ साल बाद एक छोटी सी झलक, दृश्य बदलता है। अब हम एक हाईटेक प्रयोगशाला, लैबोरेटरी में हैं। यहां हर तरफ कंप्यूटर, रोबोटिक आर्म्स और जटिल मशीनें हैं। दीवार पर भारतीय सेना और DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लोगो लगे हैं। एक बड़ा हॉल है जहां कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी बैठे हैं। सामने एक स्क्रीन पर एक जटिल ड्रोन का डिजाइन बना हुआ है। स्टेज पर एक नौजवान खड़ा है। वह अब वो दुबला पतला लड़का नहीं रहा। उसने एक स्मार्ट शर्ट और ट्राउजर पहना है। उसके गले में ID कार्ड लटका है जिस पर लिखा है इंजीनियर राजू, मुख्य डिजाइनर। वह एक नए प्रकार के सर्वेलेंस ड्रोन का प्रदर्शन कर रहा है। सर, राजू की आवाज में अब आत्मविश्वास है। यह ड्रोन सिर्फ उड़ता नहीं है, यह तूफान, बारिश और आग किसी भी मौसम में काम कर सकता है। और इसकी खास बात यह है
कि इसका नेविगेशन सिस्टम पक्षियों की उड़ान पर आधारित है। इसे किसी जीपीएस की जरूरत नहीं है। एक जनरल साहब ने सवाल पूछा। बहुत बढ़िया, लेकिन यंग मैन, तुम्हें यह विचार आया कहां से? किस यूनिवर्सिटी से सीखा तुमने यह? राजू मुस्कुराया। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक आ गई। यूनिवर्सिटी से नहीं सर, राजू ने विनम्रता से कहा। मैंने यह अपने गांव के पक्षियों से सीखा है और उस कबाड़ से सीखा है जिसे दुनिया फेंक देती है। मेरा मानना है सर कि कोई भी चीज बेकार नहीं होती, बस उसे देखने वाली नजर चाहिए। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कर्नल विक्रम, जो अब ब्रिगेडियर बन चुके थे और पहली पंक्ति में बैठे थे, गर्व से मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही छवि तैर गई। एक तूफानी रात, एक टूटा हुआ मंदिर और एक लड़का जो पिलर को अपनी पीठ पर रोके खड़ा था। हीरा, ब्रिगेडियर विक्रम ने धीरे से कहा। बिल्कुल खरा हीरा। 5 साल गुजर गए। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा, ठीक वैसे ही जैसे राजू की बनाई मशीनें घूमती थीं। सुंदरपुर अब वह पुराना गांव नहीं रहा था। तबाही के बाद सरकार और सेना की मदद से एक नया गांव बसाया गया था, नव सुंदरपुर। यह गांव समुद्र तट से दूर एक पठार प्लाटो पर बसा था। यहां पक्के मकान थे, पक्की सड़कें थीं और बिजली के खंभे थे। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली थी, यहां के लोगों का प्रकृति के साथ संघर्ष। जुलाई का महीना था। मानसून अपने पूरे शबाब पर था। पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पहाड़ियों से झरने फूट पड़े थे और नदियां उफान पर थीं। नव सुंदरपुर को शहर से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता एक पुराने लोहे के पुल से होकर गुजरता था, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। शाम के 4 बज रहे थे, लेकिन आसमान में इतना कालापन था कि लग रहा था रात हो गई है। गांव के स्कूल के बाहर माता पिता बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। स्कूल की बस, जो बच्चों को शहर के विज्ञान मेले साइंस फेयर से लेकर लौट रही थी, अभी तक नहीं पहुंची थी। अचानक सरपंच के फोन की घंटी बजी। उधर से पुलिस थानेदार की घबराई हुई आवाज आई। सरपंच जी, अनर्थ हो गया। लोहे का पुल का एक हिस्सा जमीन धंसने से टूट गया है। सरपंच के हाथ से फोन छूट गया। और बस? उन्होंने कांपते हुए पूछा। बस खाई के किनारे लटकी हुई है। ड्राइवर ने ब्रेक मार दिए थे, लेकिन बस के पिछले पहिए हवा में हैं। अगर एक भी तेज हवा का झोंका आया या मिट्टी और धंसी, तो बस सीधे 300 फीट नीचे नदी में। थानेदार की आवाज रुक गई। खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। रोना पीटना मच गया। उस बस में गांव के 20 बच्चे थे। किशन काका, जो अब बूढ़े हो चुके थे और लाठी के सहारे चलते थे, भी वहां पहुंच गए। उनकी पोती राजू के चचेरे भाई की बेटी भी उस बस में थी। राजू, काश आज राजू यहां होता, किशन काका ने आसमान की तरफ देखकर कहा। वह कुछ न कुछ जुगाड़ जरूर कर लेता। प्रशासन ने तुरंत सेना को खबर दी। इत्तेफाक से ब्रिगेडियर विक्रम सिंह की यूनिट पास के ही इलाके में बाढ़ राहत अभ्यास, फ्लड रिलीफ ड्रिल कर रही थी। खबर मिलते ही वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। लेकिन मौके का मंजर दिल दहला देने वाला था। खाई बहुत संकरी और गहरी थी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि हेलीकॉप्टर का वहां मंडराना नामुमकिन था। क्रेन लाने के लिए रास्ता बहुत तंग था। ब्रिगेडियर विक्रम अपनी दूरबीन से बस को देख रहे थे। बस का संतुलन एक धागे पर टिका था। अंदर से बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं। सर, हम रस्सियों से नीचे उतर सकते हैं, लेकिन हमारे वजन से मिट्टी और धंस सकती है। बस गिर जाएगी, कैप्टन ने हताशा में कहा। विक्रम ने मुट्ठी भींच ली। तो क्या हम खड़े होकर तबाही का इंतजार करेंगे? सोचो, कोई तो रास्ता होगा। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं थी। यह एक तेज भनभनाहट वाली आवाज थी, जैसे हजारों मधुमक्खियां एक साथ आ रही हों। सबने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर एक बड़ा काला रंग का मिलिट्री ट्रक आ रहा था। वह ट्रक सामान्य फौजी गाड़ियों से अलग था। उस पर कोई नंबर नहीं, बस एक निशान बना था, एक उड़ता हुआ बाज, और उसके नीचे लिखा था प्रोजेक्ट गरुड़। ट्रक रुका। उसका पिछला दरवाजा हाइड्रोलिक आवाज के साथ खुला और धुंध के बीच से एक शख्स नीचे उतरा। वह लंबा था, वर्दी में नहीं बल्कि एक डार्क ब्लू जंप सूट में था। आंखों पर हाईटेक चश्मा और हाथ में एक टैबलेट। चेहरे पर दाढ़ी थी, लेकिन वह तेज और वह आत्मविश्वास। ब्रिगेडियर विक्रम उसे हजारों की भीड़ में पहचान सकते थे। राजू, विक्रम के मुंह से निकला। राजू, या आप कहें सीनियर इंजीनियर राजू, ब्रिगेडियर के पास आया और सैल्यूट किया।
जय हिंद सर, सुना है आपको मेरी जरूरत है। तुम यहां कैसे? विक्रम ने पूछा। उनकी आंखों में चमक आ गई। मैं पास के ही डारडीओ बेस में अपने नए प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहा था। पुलिस वायरलेस पर खबर सुनी, सोचा पुराने दोस्तों से मिलता चलूं। राजू ने बस की तरफ देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसका इंजीनियर दिमाग तुरंत गणना कैलकुलेशन करने लगा। सर, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। हवा का दबाव, विंड शियर बहुत ज्यादा है और रस्सियां काम नहीं करेंगी, राजू ने कहा। लेकिन गरुड़ काम करेगा। गरुड़? विक्रम ने पूछा। राजू ने अपने ट्रक की तरफ इशारा किया। मेरा नया आविष्कार, ऑटोनॉमस हैवी लिफ्ट ड्रोन स्वार्म। ऑटोनॉमस हैवी लिफ्ट ड्रोन स्वार्म। राजू ने अपने टैबलेट पर कुछ कमांड टाइप किए। ट्रक की छत खुली और उसमें से एक नहीं बल्कि 4 बड़े बड़े ड्रोन निकले। ये खिलौने वाले ड्रोन नहीं थे, ये किसी छोटी कार के बराबर थे, जिनके 6 रोटर बालिंग थे। सर, प्लान ये है, राजू ने तेजी से समझाया। ये 4 ड्रोन एक साथ जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रैपलर लगे हैं। ये बस की छत को पकड़ लेंगे और उसे ऊपर की तरफ खींचकर स्थिर इंट्रो करेंगे। जैसे ही बस स्थिर होगी, मेरा 5वां ड्रोन रेस्क्यू पॉड खिड़की के पास जाएगा और बच्चों को निकालेगा। लेकिन राजू, हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक मेजर ने शंका जताई। राजू मुस्कुराया। मेजर, मैंने इन ड्रोन्स को हिमालय की हवाओं में टेस्ट किया है और इनका नेविगेशन सिस्टम मैंने सुंदरपुर के पक्षियों से सीखा है, याद है? ब्रिगेडियर विक्रम ने राजू के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटे, दिखा दो कमाल। राजू ने अपनी टीम को इशारा किया। चारों लिफ्टर ड्रोन हवा में ऊपर उठे। उनकी आवाज से पूरी घाटी गूंज उठी। राजू अपनी कंसोल पर उंगलियां चला रहा था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं, जहां हवा का दबाव, दूरी और बस का वजन सब कुछ दिख रहा था। गांव वाले जो पुलिस की बैरिकेडिंग के पीछे खड़े थे, यह नजारा देख रहे थे। यह कौन है? किसी ने पूछा। यह तो कोई जादुई मशीन लाया है। किशन काका ने अपनी धुंधली आंखों को सिकोड़ा। यह जादू नहीं है, यह मेरा राजू है, मेरा बेटा आया है। ड्रोन बस के ऊपर पहुंचे। हवा उन्हें इधर उधर धकेल रही थी, लेकिन वे अपनी जगह पर डटे रहे। राजू ने सही मौका देखकर बटन दबाया। क्लैक 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 क्लैक। चारों ड्रोन से निकली केबल्स ने बस की छत को जकड़ लिया। ड्रोन्स के रोटर पूरी ताकत से घूमने लगे। बस, जो अभी तक नीचे खिसक रही थी, अपनी जगह पर जम गई। बस सिक्योर हो गई है, राजू ने माइक पर कहा। अब रेस्क्यू पॉड भेज रहा हूं। ट्रक से एक और ड्रोन निकला। इसके नीचे एक सुरक्षित पिंजरा जैसा केबिन लटका हुआ था। यह धीरे धीरे बस के टूटे हुए दरवाजे के पास गया। बस के अंदर ड्राइवर ने बच्चों को संभाला हुआ था। उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक मशीन तैर रही है। मशीन से आवाज आई, राजू की आवाज। डरो मत, मैं राजू हूं, इसी गांव का। बारी बारी से इस केबिन में आ जाओ। सबसे पहले सबसे छोटे बच्चों को भेजा गया। एक बार में 4 बच्चे। ड्रोन उन्हें लेकर सुरक्षित जमीन पर आया। जैसे ही बच्चे उतरे, उनके माता पिता दौड़कर उनसे लिपट गए। 1 2 3 चक्कर। धीरे धीरे सारे बच्चे निकाल लिए गए। आखिरी चक्कर में ड्राइवर को निकाला गया। जैसे ही ड्राइवर पॉड में बैठा, बस के नीचे की मिट्टी पूरी तरह ढह गई। बस नीचे गहरी खाई में गिर गई, लेकिन तब तक वह खाली हो चुकी थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर जोरदार तालियां और नारे गूंजने लगे। भारत माता की जय, राजू भैया की जय। राजू ने ड्रोन्स को वापस बुलाया। उसने अपना चश्मा उतारा और एक लंबी सांस ली। पसीना उसके माथे से बह रहा था। यह किसी भी लैब टेस्ट से ज्यादा मुश्किल था। वह ट्रक से नीचे उतरा। गांव वाले बैरिकेड तोड़कर उसकी तरफ दौड़े, लेकिन राजू की नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं। भीड़ के पीछे एक बूढ़ा आदमी अपनी लाठी के सहारे खड़ा कांप रहा था। राजू भीड़ को चीरता हुआ सीधा वहां गया। उसने बिना कुछ कहे किशन काका के चरणों में अपना सिर रख दिया। वही धूल भरी जमीन, वही पुराने पैर। किशन काका ने अपनी लाठी फेंक दी और झुककर राजू को उठा लिया। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। तू वापस आ गया। किशन काका रो पड़े। तूने कहा था कि तू खाली हाथ नहीं आएगा। तू तो सच में आज सूरज लेकर आया है। राजू की आंखें नम थीं। बापू, मैं इंजीनियर बन गया। मैंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, लेकिन उन मशीनों का कोई मतलब नहीं था जब तक वे मेरे अपनों के काम ना आए। आज मेरा जुगाड़ सफल हो गया। मां भी दौड़कर आ गई। उन्होंने राजू का माथा चूमा और वही सवाल पूछा जो हर मां पूछती है, खाना खाया है तूने? कितना दुबला हो गया है?
ब्रिगेडियर विक्रम दूर खड़े यह मिलन देख रहे थे। उनके बगल में खड़ा कैप्टन बोला, सर, यह टेक्नोलॉजी तो अद्भुत है, अगर हम इसे सीमाओं पर तैनात कर दें तो। ब्रिगेडियर मुस्कुराए, टेक्नोलॉजी अद्भुत है कैप्टन, लेकिन उसके पीछे जो दिल धड़क रहा है वह उससे भी ज्यादा कीमती है। एक सच्चा सैनिक सिर्फ वर्दी में नहीं होता। राजू आज देश का सबसे बड़ा सिपाही है। उपसंहार, एपिलॉग। उस रात नव सुंदरपुर में दिवाली जैसा माहौल था। बारिश रुक चुकी थी। राजू ने अपने ट्रक से एक बड़ा जनरेटर निकाला और पूरे गांव को रोशन कर दिया। पंचायत घर के चबूतरे पर राजू बैठा था। उसके चारों तरफ गांव के बच्चे बैठे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह बचपन में बैठता था। लेकिन आज वह सुन नहीं रहा था, सुना रहा था। भैया, क्या हम भी ऐसी उड़ने वाली मशीन बना सकते हैं? एक छोटे बच्चे ने पूछा। राजू ने उस बच्चे के हाथ में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर पेंचकस थमाया। बिल्कुल बना सकते हो, राजू ने कहा। बस एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है तो रोना मत, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, कबाड़ को कचरा मत समझना। और सबसे जरूरी बात, राजू ने आसमान की तरफ देखा जहां तारे निकल आए थे। सपने देखने से कभी मत डरना, क्योंकि एक दिन वही सपने तुम्हें पंख देंगे। राजू की कहानी सुंदरपुर की सीमाओं से निकलकर पूरे देश में फैल गई। वह लड़का जिसे कभी पागल कहा जाता था, आज हजारों बच्चों की प्रेरणा बन गया था। उसने साबित कर दिया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे में ईमानदारी और दिल में सेवा का भाव हो तो इंसान तूफानों का रुख भी मोड़ सकता है। और रही बात उस पुराने रेडियो की जिससे यह सब शुरू हुआ था, वह आज भी राजू की प्रयोगशाला में एक कांच के बक्से में रखा है। वह अब बजता नहीं है, लेकिन राजू के लिए वह दुनिया का सबसे कीमती यंत्र है, क्योंकि उसी ने उसे सिखाया था कि जब दुनिया शोर मचा रही हो तो अपनी धुन कैसे सुनानी चाहिए। दोस्तों, राजू की कहानी हमें सिखाती है कि हुनर गरीबी का मोहताज नहीं होता। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा है जो चीजों को तोड़ता जोड़ता है, तो उसे डांटिए मत। हो सकता है वह कल का वैज्ञानिक हो। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि हर उस बच्चे तक उम्मीद पहुंचे जो आज कबाड़ में अपने सपने ढूंढ रहा है। जय हिंद, जय भारत। मारा को आक बात करता है, कराशना करार है, उस बच्चे हजार आजार है।